हम लोग चलाते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मतलब एसआई में पूछा गया सवाल है। पीटी में 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 26 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है ना। और जो मेंस करवाए थे उसी का ये है, पहले पीटी हुआ फिर मेंस का हुआ था, तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं। चलिए, हम लोगों का पहला सवाल है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम बताएं। मतलब जो भी घटनाएं भारतीय इतिहास में हुआ है, इन इतिहास में इसका कालक्रम क्या है उसको सजा करके लिखना है। तो पहले आपको सोचना है कि कौन सा, अभी रुकिए थोड़ा सा, पहले हम सजा लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो जो 1885 में। ब्राइटनेस ठीक है क्या? और साइमन कमीशन रिपोर्ट ये जो आया था 1928 में आया था, ठीक है साहब। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप सजाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, तो इसको सजाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 देखिए किस में है, एक ही नज़र आ रहा है 3 में, तो आसान सा ऑप्शन दे दिया आपका, आसान सा ऑप्शन दे दिया। चलिए साहब, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अब पूछा है साहब इन सारी घटनाओं के बारे में, तो थोड़ा सा इनसे जुड़ा हुआ जो घटनाएं हैं उसको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा क्या हम लोग प्रयास करेंगे इसको लपेट ही लेने का, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आगे सवाल आएगा प्रयास मेरा ये होता है कि वो रिपीट ही करता जाए, इतना कंटेंट दे दें कि बाकी चीज़ें रिपीट ही होता जाए। चलिए साहब, तो हम लोग का पहला ऑप्शन है, क्योंकि पहली घटना कौन सी हुई है? 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना थी। अच्छा, जो लोग कल लौट के चले गए थे तो उन लोग का कहना था कि सर ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ग्रुप में ऐड नहीं है तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि रुक करके ग्रुप में ऐड करवा लें अगर नहीं है तो, क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहेगा ना कि 20, 30, 40 बच्चा 50 बच्चा के बीच में किसका ऐड है किसका नहीं है। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था कौन? ए.ओ. ह्यूम 1884 में। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, पहले जो स्थापित ये किया था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है साहब। और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का जो स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। और इस संघ की, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने में और इससे जुड़े हुए मामलों में कई टिप्पणियां होती हैं। एक होता है इसके पक्ष में, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में टिप्पणियां होती हैं, और एक टिप्पणियां इसके विपक्ष में होती हैं। पक्ष वाले को कहना ये होता है, जो पक्ष में, इसके पक्ष में जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में है, जो राजनेताएं थे उस समय के, उनका कहना था देखिए अभी से पहले मतलब 1885 से पहले कई संस्थाएं बनी थी, कई राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, लेकिन सारे संस्थाओं में कॉमन चीज़ क्या हुआ करता था कि वो संस्थाएं किसी न किसी भारतीय एक विशेष क्षेत्र में ही सीमित रह जाता था। जैसे कि कोई संस्थाएं आप देखते थे कि बंगाल में बन रहा है, जैसे जमींदारी एसोसिएशन, तो वो बंगाल में बना तो बंगाल तक ही सीमित होकर के रह गया। जो बॉम्बे में बना वो बॉम्बे में सीमित होकर के रह गया। जो मद्रास में बना वो मद्रास में, मतलब जिस प्रेसिडेंसी में बनता था वो संस्थाएं केवल उसी क्षेत्र में सिमट करके रह जाती थी। तो अंग्रेज जो था वो उस संस्थाओं को क्षेत्रवाद का आरोप लगा करके उसको बड़ा क्रूर तरीका से दमन कर देता था, उस संस्थाओं को बंद कर देता था, उस पर प्रतिबंध लगा देता था। आ रहा समझ बात है? उसके बाद कोई संस्थाएं ऐसे होती थी जो स्पेशल जाति धर्म से जुड़ा हुआ होता था, कुछ आंदोलन ऐसा होता था जो जाति धर्म से जुड़ा हुआ होता था। आ रहा समझ बात है? जैसे कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ये तो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था। सन्यासी विद्रोह अगर हुआ 1770 में, तो स्टार्टिंग में क्या था, ये सूफी संतों से जुड़ा हुआ, संत महात्माओं से जुड़ा हुआ था। तो इसको दबाने में अंग्रेजों को बड़ा आसानी होता था कि इस पर धर्म का आरोप लगा करके कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक धार्मिक साजिश है, ईसाइयों के खिलाफ धार्मिक साजिश है।
इस तरह का आरोप लगा करके इन संस्थाओं को, इन आंदोलनों को धर्म का आरोप लगा करके, जाति का आरोप लगा करके, ये सारे लगा करके वो क्या करता था, आंदोलन को दबा देता था। तो जो इसके समर्थन में थे उनका कहना यह था कि अगर कोई ऐसी संस्था बने, कोई ऐसी संस्था बने जो किसी विशेष क्षेत्र में ही सीमित ना हो, बल्कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हो, कोई ऐसी संस्था बने जो केवल एक जाति धर्म विशेष से जुड़ा नहीं हो, बल्कि उसमें हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण शहरी, हर क्षेत्र का लोग जुड़े, ताकि किसी भी आधार पर उस संस्था का, उस पार्टी पर दमन नहीं किया जाए उस पार्टी का। आ रहा समझ बात है कि नहीं, क्लियर हो रहा? ये इनका मत था, किनका? जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में थे। दूसरी तरफ इसके विपक्ष में भी मत था। इनके विपक्ष में क्या मत था? इनके विपक्ष में ये मत था कि देखिए, भारतीय लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदाय के लोग आंदोलन करते हैं और अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता है कि आंदोलन कहाँ से हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे होगा, ये पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं बात है। जैसे कि अब बंगाल में आंदोलन हो रहा है, फकीर विद्रोह हो रहा है, सन्यासी विद्रोह हो रहा है, तेभागा हो रहा है, पावना हो रहा है, चुआर हो रहा है, समझ रहे, बंगाल में हो रहा है। तो अंग्रेज अधिकारी बंगाल में अगर उस आंदोलन को दबाने के लिए गया तो पता चला कि इधर बिहार में आंदोलन शुरू हो गया। अगर बिहार में आंदोलन को दबाने के लिए आया तो पता चला कि वो बॉम्बे में आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज इससे परेशान थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अंग्रेज को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ आंदोलन शुरू होगा, किसके लिए शुरू होगा, क्यों आंदोलन शुरू हो जाएगा। आ रहा समझ बात है? तो इस वजह से अंग्रेजों के इशारे पर, लॉर्ड डफरिन के इशारों पे, एक जो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एओ ह्यूम, तो डफरिन के ही निर्देश पर एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास किया गया जो संस्थाएं पूरे भारत का नेतृत्व करे, और जब भी आंदोलन हो तो केवल और केवल एक वही संस्था कर पाए आंदोलन पूरे भारत का नेतृत्व करके, ताकि अंग्रेजों को पता ये चल जाए, कंपनी को पता ये चल जाए कि आंदोलन क्यों होने वाला है, किस लिए होने वाला है, ताकि उसको दबाने में, उसे समझाने में क्या हो, आसानी हो। आया समझ बात है कि पक्ष में क्या मत थे और विपक्ष में क्या मत थे। तो ये दो मत आते हैं निकल करके। अगर हम देखें पूरी कांग्रेस पार्टी को अंततः 1947 तक, तब हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक दौर था कांग्रेस का 85 से लेकर के 1905 तक का, प्रारंभिक दौर में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को फायदा हुआ, क्योंकि उस बीच में जितने भी आंदोलन हुए वो बिल्कुल नॉर्मल था, शांत आंदोलन था, नरम दल के नेता जुड़े हुए थे, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो सोची हुई नीति थी वो सफल हो रहा है। लेकिन 1905 के बाद जो द्वितीय चरण कांग्रेस का आया, उसमें यह लगता है कि उसमें भारतीयों को जबरदस्त फायदा हुआ। तो इस लेकर के दोनों बातें कमोबेश अपने स्तर पर सही हैं। आ रहा समझ बात है? चलिए, तो अब हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों हुई, दोनों का मत क्या था, यह शायद हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए, अब देखिए, इन्होंने एओ ह्यूम 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, और इसका पहला अधिवेशन मतलब बैठक, इसका पहला बैठक जो होता है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में होता है। ऐसे ये पहले निर्धारित था पुणे में, पहले कहाँ निर्धारित था, ये पुणे में निर्धारित था, महाराष्ट्र के पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया था, जिसके कारण फिर ये इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पे, बम्बई में। ठीक है, और बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में इसकी जो है सो पहली बैठक हुई, और इस बैठक में अध्यक्षता जो किए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। लेकिन इसका सुझाव जो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, तो इस संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का, जो कांग्रेस पार्टी करने का जो सुझाव दिए थे वो दादा भाई नौरोजी दिए थे। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। क्योंकि कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह,
कांग्रेस का क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह, लोगों का समूह, ये कांग्रेस का अर्थ होता है। तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं बात है। और इन्हीं के कहने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? 28 दिसंबर 1885 में ही जो पहली बैठक हुई थी उसी बैठक में इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आ रहा समझ में बात है? चलिए, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में आपको WC बनर्जी मिलेगा। ये थे जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील थे। ये पेशे से क्या थे? वकील थे। और वकालत कहाँ करते थे? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्या करते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। एवं प्रथम महासचिव जो बने वो A.O. ह्यूम बने। कौन बने? A.O. ह्यूम। तो याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, जबकि महासचिव अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? A.O. ह्यूम। और पूछा जाए स्थापना की बात तो A.O. ह्यूम। क्लियर है साहब? चलिए, अब देखिएगा साहब, जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो ग्लैडस्टोन, कौन थे? ग्लैडस्टोन। आया समझ में? चलिए, याद रखिएगा साहब इस बात को। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑप्शन में था तो मेरा प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको कवर कर दें। चलिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में ही हुआ, जिसमें केवल कितना लोग भाग लिए? 72 लोग भाग लिए थे। इसी लेकर के तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का, अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बोला था क्योंकि कांग्रेस पार्टी किस उद्देश्य से बनाई गई थी? जो उसके समर्थन में थे कि पूरे भारतीय का ये क्या करे? प्रतिनिधित्व करे, पूरे भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ये करे। लेकिन आप देखिए कि पूरे भारत से केवल और केवल 72 लोगों ने भाग लिया। और तो इसी वजह से डफरिन ने इसका मजाक बना दिया कि कांग्रेस जो है केवल और केवल सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आ रहा समझ बात है? चलिए साहब, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1886 में अपनी संस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया। मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में जाकर के कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है, मिल जाती है। ऐसा नहीं बात है? चलिए, अब देख लेते हैं साहब, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहला अधिवेशन बम्बई में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और कब हुआ था? 1885 में। चलिए, अब देखिएगा साहब, और महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अब देखिएगा साहब कि जिस तरह से हम बताए कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में थे, जिन्होंने अपना उद्देश्य ये बनाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बने, एक ऐसी संस्था बने जिसमें हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर मजहब के लोग, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, शहर के लोग, गांव के लोग, सब लोग इससे जुड़े। तो क्या ये उद्देश्य फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हमें थोड़ा सा ये भी समझना है, क्योंकि आप रट लेंगे उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब देखिए कि पहला जो अधिवेशन होता है कहाँ होता है? बम्बई में होता है। बम्बई में होता है, 1885 में हो जाता है। और इसके अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी बनते हैं। और ये देखिए, अगर धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ है? कोलकाता में। देखिए, कोलकाता में होता है 1886 में, और यहाँ पर अध्यक्षता जो करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये जगह है कलकत्ता, ठीक है साहब। तीसरा, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन जी तैयब की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। यहाँ पर देखिए आपका मद्रास है। 1887 में यहाँ अधिवेशन तीसरा होता है, और यहाँ पर जो भाग लेते हैं वो बदरुद्दीन तैयब
ये जगह है मद्रास, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए चौथा, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। अब देखिए साहब 1888 में यहाँ पर कहाँ होता है? इलाहाबाद। और अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। अब देखिए साहब यहाँ पर हिंदू, सेकेंड वाले में पारसी, ये है पारसी, दादा भाई नौरोजी पारसी हैं। तीसरा देखिए ये बदरुद्दीन जी तैयब, ये मुस्लिम हैं। और यहाँ पर आप देखिए ईसाई हैं, ईसाई हैं और अंग्रेज भी हैं, ठीक है साहब। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था कि सभी धर्म के लोग और सभी क्षेत्र के लोग इस पार्टी से जुड़े, कोई एक धर्म का मोहर इस पार्टी पर ना लगे और किसी एक क्षेत्र का मोहर ना लगे कि ये बम्बई की संस्था है, ये दिल्ली की संस्था है, ये कोलकाता की संस्था है, ऐसा इस पर आरोप ना लगे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पहला अधिवेशन कहाँ हो पा रहा है? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? बम्बई में। इसमें एक हिंदू धर्म के लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है साहब। दूसरा आप देखिए कि वो होता है 86 में कोलकाता में, तो एक बम्बई में एक कोलकाता में। तो आपको लग रहा है कि बम्बई के भी लोगों को लगेगा कि ये संस्था हमारी है और कोलकाता के लोगों को भी लगेगा ये संस्था हमारी है। आ रहा समझ बात है? चलिए उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी कर देते हैं, ये पारसी हैं। फिर देखिए 1887 में ये मद्रास में हुआ है और बदरुद्दीन जी तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की है। तो आप देखिए हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई, आपको लग रहा है ना कि कमोबेश सारे धर्म के लोगों को क्या कर रहा है? ये लपेट रहा है। कमोबेश हर क्षेत्रों को आप देखिए एक तरह से चतुर्भुज आपको बन जाएगा। लग रहा है ना कि भारत के हृदय में ये कांग्रेस समाया हुआ था उस समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संस्थाएं जिस उद्देश्य से बनाया गया था, कमोबेश लग रहा है कि वो उद्देश्य फिर फुलफिल हो पा रहा है। आ रहा समझ बात है? चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला जो थी कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। अध्यक्ष की बात नहीं हो रही साहब, ये संबोधित करने की बात हो रही है, ठीक है ना। जो 1890 में कलकत्ता में क्या की थी? संबोधित की थी। और संबोधित मतलब क्या होता? भाषण देना, ठीक है। जैसे कि अध्यक्षता नहीं की है, वो भाषण दी है। पहली महिला जो थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ ना कुछ लोगों को क्या की? वो संबोधित की, वो अपना भाषण रखी और उस हिसाब से अपने मत को रखी। तो केवल संबोधित करने की बात अगर किया जाए कि कौन की थी, तो याद रखिएगा कादम्बिनी गांगुली। और हम लोग को कभी कभी यहीं से फंसाता है, हम लोग एनी बेसेंट मार करके पूरा गदगद में रहते हैं। ऐसा नहीं बात है। चलिए अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी अध्यक्षता कौन की थी, तब बोलेंगे हम लोग एनी बेसेंट। ये 1917 में कलकत्ता में, 1917 में कलकत्ता में। और प्रथम भारतीय पूछेगा, देखिए ये भारतीय नहीं है एनी बेसेंट, ये है आयरलैंड की। कहाँ की है? आयरलैंड की महिला है, ठीक है, आयरलैंड की महिला है और ये संबोधित करती है। और भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पूछेगी तो क्या बोलेंगे? एनी बेसेंट। और 1917 में अध्यक्षता करती हैं, कहाँ की हैं? कोलकाता में। और पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब बोलेंगे सरोजिनी नायडू। और पूछेगा कि दूसरी महिला, फिर भी सरोजिनी नायडू। क्यों? क्योंकि ये भारतीय, प्रथम भारतीय है। लेकिन केवल महिला की बात करेंगे तो महिला कितने नंबर की हो गई? दूसरी नंबर की। यहाँ पर शब्द को ध्यान में रखिएगा साहब, हल्का सवाल आता है, लेकिन प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, इस तरह से आपको फंसाने का काम करेगा, ठीक है साहब। चलिए ये 1925 में करती है। कहाँ करती है? कानपुर में अध्यक्षता करती है, ठीक है। और दूसरी भारतीय, ये तो पहली भारतीय, दूसरी भारतीय एवं तीसरी महिला अध्यक्ष। अगर महिला केवल गिनेंगे तो 1 2 3, लेकिन केवल भारतीय गिनेंगे तो 1 और 2। ऐसा नहीं बात है। तो दूसरी भारतीय एवं तीसरी महिला अध्यक्ष जो बनी है नलिनी सेन गुप्ता, कहाँ बनी है? कलकत्ता में। और ये कब बनी है? 1933 में, 33 में, ठीक है साहब। और इसको लॉजिकली भी आप याद रख सकते हैं। देखिए एक बनी है 1917 में, एक बनी है 1925 में और एक बनी है 1933 में। आप इसमें 8 जोड़ दीजिए और इसमें भी क्या करिए? 8 जोड़ दीजिए। तो 8 8 17 याद रखिएगा और 8 8 साल आप जोड़ते जाइए तो तीनों महिलाएं
का कार्यकाल जो जिस समय में बनी है वो निकल के आ जाएगा। आए समझ में। उसके बाद अध्यक्ष याद रखिएगा, तो अध्यक्ष याद रखना कैसे, देखिए कलकत्ता, कानपुर, कोलकाता, कोलकाता, कानपुर और कोलकाता। तो कोका कोला याद रखिए ना, कोका कोला। क्या याद रखेंगे, कोका कोला। तो को से का से कानपुर और कोला से फिर कोल से कोलकाता। देख रहे, कोलकाता, कानपुर, कोलकाता। ठीक है ना साहब। चलिए महिला के लिए, महिला को कोको कोला ऐसे भी बढ़िया लगता है, ठंडा चीज है कि नहीं, गर्मी आएगा तो कहीं मंगा दीजिए, है कि नहीं। तो क्लियर है साहब। चलिए अगला, अब देखिए कांग्रेस पार्टी पर कुछ लोग टिप्पणियां किए हैं, जो इसके पक्ष में थे वो और जो विपक्ष में थे वो। तो कई बार आपको कांग्रेस पर की गई जो टिप्पणियां होती है ना, वो भी सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के बारे में ये कथन किनके द्वारा कहा गया है। चलिए साहब कुछ टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी मतलब ताना कसना, उल्हन देना, है कि नहीं। चलिए तो कांग्रेस की टिप्पणी क्या है देखिएगा। कांग्रेस पर जो की गई टिप्पणी है क्या क्या था। कांग्रेस सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये लॉर्ड डफरिन बोला, क्योंकि ये जब 72 लोग भाग लिए थे, तो जो लोग हम लोग महत्वाकांक्षा जिस महत्वाकांक्षा से बनाए थे वो उस समय पूर्ण नहीं हुआ था। तो इसको लग रहा था कि ये केवल जो है सो ना ढोकसला है, कुछ होने वाला इससे नहीं है। पूरे भारत से 72 लोग इसमें भाग लेता है। ऐसा बात है। चलिए लेकिन बाद में जाकर क्या देखिए, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, भीख मांगने की संस्था। कौन बोले, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे और इनका मानना था कि आज़ादी भीख मांगने से आपको नहीं मिलेगी। आप उसको लव लेटर लिखिएगा कि हमको आज़ाद कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, समझ रहे। तो उससे आज़ादी मिलने वाला नहीं है। आज़ादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो शुरू का रवैया रहा है उसमें यही देखा जाता है कि पत्र लिखा करता था, लव लेटर लिखा करता था कि आज़ाद कर दीजिए, समझ रहे ना। तो इससे मानने वाला नहीं है। इसीलिए करके बाल गंगाधर तिलक बोले कि कांग्रेस जो है भीख मांगने की संस्था है। ऐसा में ये आज़ादी की भीख मांगती है। आज़ादी लड़के लिया जाएगा, भीख मांग के नहीं लिया जाएगा। एक बात और बोल दिए, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है कि एक साल में एक बार निकलिएगा भदैया बैंक की तरह, समझ रहे ना, और एक बार टर्रा लीजिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के बारे में ही बोले कि वर्ष में एक बार आप अधिवेशन करते हैं और उस अधिवेशन में जाके बोलते हैं कि हम अपना लक्ष्य ये तय किए, और आपका लक्ष्य जो है वही रह जाता है बस केवल कहने भर से। तो वर्ष में एक बार बैठक करिएगा मेढक की तरह और टर्रा लीजिएगा कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कौन बोले, बाल गंगा, ये गरम दल के नेता थे ना साहब। तो चलिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं इसके समाप्त होने में क्या करूं, मदद करूं। ये कौन बोला, लॉर्ड कर्जन। कौन बोला, लॉर्ड कर्जन। कि कांग्रेस अपने पतन की ओर, समाप्ति की ओर जा रही है और मेरी दिल इच्छा है कि मैं भारत में जब भी रहूं तो इसे बैठ करके देखूं और इसे समाप्त होने में, शांतिपूर्ण मरने में मैं इसका क्या करूं, मदद करूं। आए समझ में। कौन बोला, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बोला ये बात। तो चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित था और ना ही योजनाबद्ध था। ये कौन बोला, लाला लाजपत राय। कौन बोला, लाला लाजपत राय। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये कौन बोले, गांधी जी बोले। और एक बार कांग्रेस पार्टी से ना, गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो बनी है ये आज़ादी की लड़ाई के लिए बनी है, ना कि ये भारत में शासन करने के लिए बनी है। तो जो ही हम लोग को आज़ादी मिलेगा तो ही कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ये किनका जो है सो सलाह था, गांधी जी का था। एक बार गांधी जी गुस्सा हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि गांधी जी का जो बात नहीं मानता था ना तो गांधी जी उससे रूस जाते थे, समझ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से एक बार रूस गए थे और रूस करके बड़ा गुस्सा में एक बात बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे कि देश के एक मुट्ठी बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। समझ रहे हैं, देश के एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन मैं खड़ा कर दूंगा। समझ रहे हैं, ये गुस्सा में बोल दिए गांधी जी। ठीक है साहब, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, क्या बोले, ये बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। ठीक है, हाँ पहले बोले थे ये। कांग्रेस के लोग
पदों के भूखे होते हैं। ये कौन बोले? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग क्या होते हैं? पदों के भूखे होते हैं। चलिए उसके बाद, अच्छा किसने कहा, ये कौन, यहाँ से पढ़िए कि, अच्छा कोई बात नहीं है, लगा भी है तो कोई दिक्कत। किसने कहा कि कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाली है? कौन बोले? अरविंद घोष। कि अरविंद घोष बोले कि कांग्रेस जो है किससे मरने वाला है? टीबी से मरने वाला है। और टीबी धर लिया है, समझ रहे हैं, वो मर जाएगा, आप समझ रहे हैं। क्योंकि ये भी कांग्रेस से नाराज रहा करते थे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मत नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस के लोग शुरू में, क्योंकि ये उग्र दल के नेता थे। चलिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन क्या है? 3 दिन का तमाशा है। 28, 29, 30 3 दिन आप सम्मेलन कर लीजिए, बस 3 दिन का तमाशा पूरे साल के लिए खत्म। जना मेला होता है ना दुर्गा पूजा 3 दिन का, उसी तरह 3 दिन की मेला है, तमाशा कर लीजिए, कहानी खत्म। तो कौन बोला? ये अश्विनी कुमार दत्त। कौन बोला? अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। मतलब रजनी पामदत्त, मतलब कांग्रेस के बारे में बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये अंग्रेजों से, साम्राज्यवादी जो है उससे लड़ते भी हैं और जरूरत पड़ने पर उसका मदद भी करते हैं। ये कौन बोले हैं? रजनी पामदत्त। और ये बीपीएससी में आपको पता है कि पूछा गया भी है कई बार। चलिए, तो ये सब साहब जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी से, ठीक है साहब। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन था एक आपका था ना, गोलमेज सम्मेलन था ना ऑप्शन में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मेरा प्रयास होगा कि जो भी ऑप्शन है उसको थोड़ा सा कवर करें, क्योंकि एक ही सवाल अगर हो पाए, 2 ही हो पाए, मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है टॉपिक कितना कवर हो पा रहा है। चलिए साहब, अब देखिए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किए थे जॉर्ज पंचम किए थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इसकी अध्यक्षता को जो किया था रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के पीएम थे उस समय, ब्रिटेन के उस समय पीएम थे। याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है साहब। चलिए साहब, अब देख लेते हैं, कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। और कांग्रेस की ओर से पहली बार गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखिएगा कि गांधी जी द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है साहब। इससे पहले ना कांग्रेस पहले ली थी ना बाद में ली थी। और ये भी जो है सो गांधी जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी का कर रहे थे, ठीक है साहब। चलिए, ये राजपूताना जहाज से गए थे। कौन जहाज से गए थे? राजपूताना। क्योंकि ये कहाँ हो रहा था गोलमेज सम्मेलन? लंदन में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? लंदन में, ब्रिटेन में हो रहा था। और ये राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है साहब। और रुके कहाँ था? ये लंदन के किंग्से हॉल में रुके थे। कहाँ रुके थे? किंग्से हॉल में ये रुके थे, ठीक है साहब, गांधी जी। चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक, इसमें कुल 46 सदस्य भाग लिया था। और कांग्रेस इसमें भी भाग नहीं ली थी। कांग्रेस आया समझ में? कांग्रेस केवल द्वितीय सम्मेलन में, गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में, याद रखिएगा। चलिए साहब, अगला है कांग्रेस केवल द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग ली थी। और जिसका प्रतिनिधित्व कौन किए थे? गांधी जी किए थे साहब, गांधी जी किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। अंबेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। और द्वितीय और तृतीय के समय जो थे वो थे वेलिंगटन। याद रखिएगा, प्रथम हम लोग सोच लेते कि इरविन होगा तीनों में, नहीं, इरविन प्रथम के समय था। और द्वितीय और तृतीय जब हुआ तो उस समय कौन थे? वेलिंगटन थे, ठीक है साहब, वायसराय। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन था आपका, था ना ऑप्शन में, उसको भी देख लेते हैं। इन आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को पारित किया गया था साहब। मतलब पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो याद रखिएगा वर्धा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, अबुल कलाम
आज़ाद कर रहे थे। और ये कब पारित हुआ? 7 अगस्त 1942 को पारित होता है और 9 अगस्त से ये शुरू हो जाता है आंदोलन। तो पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। और ये को ही गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेता की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है और उसी दिन गांधी जी और जितने भी सहयोगी नेता हैं उन सारे को 9 ही अगस्त को किस ऑपरेशन के तहत एक अभियान चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया था। मतलब एक भी घंटा नहीं लगे, सारे लोगों को क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। 9 ही अगस्त को गिरफ्तार हो जाते हैं। अब यहाँ से सवाल आता है कि गिरफ्तार अगर किया गया है तो 2-4 जो भारतीय जो हैं जो इसमें आगे थे, अगुवाई कर रहे थे, तो उनको किन जेल में रखा गया है? सवाल यहाँ से निकल के भी आता है। ठीक है साहब, तो हम लोग देख लेते हैं 2-4 जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि किनको किन जेल में रखा गया था। तो देखिएगा, इस समय गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को कहाँ? आगा खां पैलेस में। कहाँ? आगा खां पैलेस में। नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर यानी पटना जेल में रखा गया था। ठीक है साहब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता, ये भी आई है साहब, कई बार सवाल ये पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रूप से रेडियो चला रही थी और इसके वजह से ये उषा सेन जो है, उषा मेहता, ये विख्यात भी हुई थी। समझ रहे हैं उस समय के लिए। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किनके द्वारा खुफिया रेडियो जो है सो चलाया जा रहा था? तो याद रखेंगे हम लोग, उषा मेहता। चलिए साहब, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। सेकेंड देख लेते हैं। क्लियर है साहब, कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ। पटियाला या पटियाली, देख लीजिए, पटियाला भी है, पटियाली भी है। देख रहे फंसाने के लिए, और हम देते हैं ऐसा तो बोलते हैं कि सर आप जानबूझ के करते हैं हमको गलत करवाने के लिए। देख रहे हैं ना, हम अगर यही सवाल टाइप करते तो आप बोलते सर जानबूझ के ऐसा देते, पटियाली, पटियाला, पटियाले, पटियालिया, है कि नहीं? संस्कृत वाला लगा रहे हैं आप। हाँ, चलिए, पटियाला भ्याम नहीं, पटियाले भैया, तो हम नहीं लगाते हैं साहब। ऐसा पूछा जाता है, इसी वजह से हम करते हैं। चलिए, जो ये करेगा ना, जैसा ये सेट करेगा, हम सवाल उसी तरह से टेस्ट में सेट करेंगे। तो तोता ये हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा कहाँ हुआ था? पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। ठीक है, पटियाली जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, जबकि पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पटियाला पंजाब में पड़ता है। ठीक है सर, और ये यूपी में पड़ता है, अलग अलग जगह है। चलिए, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होता? पटियाली। ठीक है, चलिए, आमिर खुसरो का जन्म जो हुआ था 1253 में उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में हुआ था। इनका जो मूल नाम था मोहम्मद हसन था। मूल नाम क्या था इनका? मोहम्मद हसन था। खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का क्या था? ये शिष्य थे। आमिर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य थे। चलिए, खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दिल्ली के 9 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। 9 सुल्तानों के, कई बार सवाल यहाँ से भी उठा के आता था, निम्नलिखित में से वो कौन से दरबारी थे जो सल्तनत काल के 9 शासकों के दरबार में दरबारी के रूप में कार्य किए? तो याद रखिएगा, आमिर खुसरो। इन्हें तोता ये हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ये हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है खजाइनुल फतू। क्या नाम है इसका? खजाइनुल फतू। खुसरो का जो संबंध था, आमिर खुसरो का संबंध, इनका संबंध संगीत के क्षेत्रों से और साहित्य के क्षेत्रों से था। संगीत और साहित्य के क्षेत्रों से था साहब। और कहा जाता है कि भारत में सितार एवं तबले वादक का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आमिर खुसरो को। कि तबला और सितार का जो आविष्कार किया है वो कौन किया है? आमिर खुसरो ही किया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है साहब, चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, इतना याद रखना है आमिर खुसरो से। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं साहब। चलिए, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? और ये चीज़ें आपको दरोगा में भी बताए होंगे, सॉरी ये बीपीएससी में भी बताए होंगे। तो आप देख रहे हैं कि दरोगा और बीपीएससी का टेली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस समय बता रहे थे कि बीपीएससी का, तो लड़का बोलता सर हमको दरोगा करना है, बीपीएससी नहीं करना है। अरे पीटी सबका बराबर है। ठीक है, सिलेबस आके देखो तो
अब अभी करवा रहे हैं दरोगा का, तो बिहार पुलिस वाला बच्चा को बोलेंगे कि यहाँ से भी सवाल मैच करेगा, कह सर नहीं सर हमको बिहार पुलिस करना है, दरोगा नहीं करना है। अरे बकलोल कहीं का। निम्नलिखित में पूछने का तरीका अलग होगा, वो अलग बातें हैं, प्रकृति अलग होगा, लेकिन रहेगा कॉमन चीज। चलिए, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? कौन? ज्योतिबा फूले। सही बात है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को, ब्राह्मणों का जो उस समाज में, उस समय के समाज में श्रेष्ठता था कि हर जाति से ऊंचा वर्ग ब्राह्मण हुआ करता था। अगर शिक्षा हासिल करेगा तो ब्राह्मण करेगा, मंत्र पढ़ेगा तो ब्राह्मण पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण पढ़ेगा, और जितना शास्त्र है वो पढ़ेगा तो ब्राह्मण पढ़ेगा। मतलब एक अधिकार जो था समाज के हर क्षेत्रों पर ब्राह्मण का। तो इसी के विरोध में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए। और ये माली जाति से हुआ करते थे। किस जाति से? माली जाति से। ठीक है साहब। और इन्होंने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को तोड़ने के लिए श्री राम के जगह पर इन्होंने राजा बलि को अपना प्रतीक बनाया, अपना चिन्ह बनाया। ठीक है साहब। राजा प्रतीक को ये मान रहे थे, ठीक है, श्री राम के बदले में, ताकि हम क्या कर सके? ब्राह्मणों का विरोध कर सके। क्योंकि ब्राह्मण श्री राम को मानता है तो हम किसको मानेंगे? राजा बलि को मानेंगे। आए समझ में? इन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया। चलिए साहब, चलिए इनसे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य देख लेते हैं साहब। ज्योतिबा फूले, इनका इसका आंसर होता है। ज्योतिबा फूले का जो जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ब्राह्मण के विरोध में राजा बलि को इन्होंने क्या बनाया है? प्रतीक चिन्ह बनाया है। और इनकी पत्नी सावित्री बाई फूले प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना कहाँ किए थे? पुणे में किए थे। ये लाइन भी साहब भी आई है, ठीक है ना। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि इस ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने भारत में पहली महिला बालिका स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक है, कहाँ पर किए थे? पुणे में। सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। किन्हें? ज्योतिबा फूले को। क्योंकि ये समाज का जो कुरीतियां था, इसको तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किया, बहुत चीज़ों को झेला। इसी वजह से इन्हें समाज के कार्यों के, सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के कारण इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? महात्मा की उपाधि दी गई। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रमुख राजनीतिक एवं धार्मिक संस्था। क्योंकि आज अगर ज्योतिबा फूले का जो सत्यशोधक समाज था वो अगर पूछा तो कल पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज किसने किया, परसों पूछ सकता आर्य समाज की स्थापना किसने किया, देव समाज की स्थापना किसने किया, धर्म सभा की स्थापना किसने किया, परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया, क्या कहते हैं, लोकहितवादी की स्थापना किसने किया। बहुत सारी संस्थाएं जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं ईस्वी और उसका जो संस्थापक है उनको। चलिए, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। इसको केवल इतना ही याद रखिए, जब फिर बाद में आएगा ब्रह्म समाज या कोई भी समाज तो उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। और हमको लगता है बीपीएससी वाले में कई को याद भी करवाए थे यहाँ पर भोकरबा के, है कि नहीं। तो चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में। और रहनुमाई मदरायन सभा ये 1851 में। और ये तीनों के स्थापित कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। सोशल सर्विस लीग SSL, सोशल सर्विस लीग 1911 में कौन? श्री नारायण मल्हार जोशी, शॉर्ट में आपको रहेगा NM जोशी। ठीक है साहब। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण। देखिए, देव क्या है? शिव। देव कौन है? शिव। और नारायण दोनों क्या है?
देव हैं। आए समझ में, लॉजिकली याद रखिए, क्योंकि देव समाज और आपको आएगा क्या कहते हैं, क्या बोले, वेद समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, धर्म सभा हो जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए करके लॉजिकली थोड़ा सा 2-4 अगर होता है तो उसको याद रखिएगा। प्रार्थना जब भी क्या करिए, किससे क्या करिए, आत्मा से क्या करिए। प्रार्थना कैसे करिए, आत्मा से क्या करिए, ठीक है। देव कौन है, शिव है, ठीक है ना। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको कौन स्थापित किए थे, मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल अर्काट कब किए थे, 1875 में। इंडियन लीग, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष कब किए थे, 1875 में। पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कौन, 1867 में कौन किए थे, एमजी रनाडे। अब आप देखिए साहब, यहाँ पर पुणे सार्वजनिक सभा है ना, और यहाँ पर क्या, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, देख रहे हैं, ब्रिटिश शब्द लग जाए तो दादा भाई नौरोजी, ब्रिटेन का दादा, ब्रिटिश का दादा, ब्रिटिश वाला सभा का दादा, ठीक है साहब। और पुणे में, पुणे कहाँ, इन पुणे में सार्वजनिक सभा, पूरे सार्वजनिक सभा ये एमजी रानाडे। चलिए, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। चलिए, धर्म सभा राधाकांत देव, और याद रखिएगा ये ब्रह्म समाज के विरोध में बनाया गया था, ब्रह्म समाज के विरोध में बनाया गया था। पूछा जाता है कई बार, ब्रह्म समाज के विरोध में जो है सो कौन सी सभा बनाया गया था, तो याद रखिएगा धर्म सभा बनाया गया था, किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा, और 1830 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है साहब। चलिए, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंगा और मेहताजी दुर्गरम, ठीक है, ये कब बना था, 1849 में। और सेवा सदन, इसको बहराम एम मालावारी 1908 ईस्वी में। इतनी साहब धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं थी, इनको थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से आता है साहब, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साहब इसका, औरंगजेब की जिस समय मृत्यु हुई थी, कब हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में ना, 1707 में। तो उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो कर रही थी वो ताराबाई कर रही थी। कौन कर रही थी, ताराबाई। ये संरक्षिका थी उस समय ये संरक्षिका थी। और शासक जो था, इसका छोटा बेटा था, जिसका था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय इसका छोटा बेटा था। जब इसका पति जो था राजा राम, इसका पति था ये ताराबाई का राजा राम, ये जब मारा जाता है तो मारा जाने के बाद ये क्या कहते हैं, शिवाजी द्वितीय जो इसका छोटा बेटा होता, अल्पायु होता है, इसको बना देता है ये शासक ताराबाई, और खुद बन जाती है उसकी संरक्षिका, खुद बन जाती है उसकी संरक्षिका, ठीक है साहब। संरक्षिका का मतलब समझ रहे हैं कि ये केवल नाम मात्र राजा रहेगा, वो केवल नाम मात्र राजा रहेगा, बाकी सारा काम कौन करेगा, उसकी माँ करेगी, ताराबाई करेगी। अभी आप देखते हैं कि गांव घर में मुखियाइन हो जाती है, जीत जाती है मुखियाइन, है कि नहीं, महिला जीत बन जाती है मुखिया, लेकिन सारा काम कौन करता है, उसका जो हस्बैंड होता है वही करता है, उसी को बोलता मुखिया जी प्रणाम, जबकि संवैधानिक तरीका से मुखिया है नहीं, सारा काम वही करेगा। 10 खतों पत्नी वाला अपने कर देगा, हाँ सीख जाएगा, तो इतना फ्रॉड होता है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। ताराबाई राजा राम की विधवा, राजा राम की क्या थी, विधवा थी, तथा राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था, संभाजी का सौतेला भाई था। बस इतना याद रखिए। मराठा साम्राज्य से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर ये पूछा तो हो सकता है संस्थापक कौन था, कब स्थापना किया, इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा इस सवाल को 5 मिनट में कर देते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ, शिवनेर दुर्ग में हुआ। और आपको बता देते हैं कि 1630 भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, पहले बोल देते हैं, ठीक है, हाँ मिलेगा। पिता, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, और इनके गुरु का जो नाम था रामदास था, ठीक है। इन्होंने शिवाजी सर्वप्रथम जब इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करने से पहले इन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं आक्रमण करने की नीति अपनाई थी। और आक्रमण करने की नीतियों में सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वो 1644 में बीजापुर का एक किला था जिसका नाम था तोरण के किला, वहाँ पर ये क्या किए थे, आक्रमण किए थे। चलिए साहब, 1656 में अपनी राजधानी इन्होंने कहाँ बना लिया था, रायगढ़ को बना लिया।
अपनी राजधानी रायगढ़ को बना लिया और शिवाजी को राजा की उपाधि जो दिया था वो औरंगजेब दिया था, इसलिए करके राजा शिवाजी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और बाद में जाकर के इन्होंने छत्रपति के नाम से इन्होंने खुद को उपाधि धारण किया था। शिवाजी 1664 में एवं 1670 में किसको लूटा? सूरत को लूटा था, क्योंकि इनका काम ही था, क्योंकि ये मिडिल फैमिली से आते थे तो एक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए रुपया की आवश्यकता पड़ती, खजानों की आवश्यकता पड़ती, तो इनका काम था कि आक्रमण करना और वहां के चीजों को लूट करके अपने साम्राज्य को विस्तरित करने का काम करना, बड़ा करने का काम करना। ठीक है साहब। पुरंदर की संधि जो होती है 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य होता है। 1664 में जब ये लूटे हैं सूरत को तो फिर एक संधि करता है राजा जय सिंह के साथ, ठीक है ना, और संधि करने के बाद भी फिर जाकर के ये लूट लेते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में क्या कर लिया था? वो कैद कर लिया था। देखिए वही राजा का उपाधि देता है और यही उनको क्या कर लेता? कैद कर लेता है। इसलिए कैद कर लेता है क्योंकि शिवाजी जो था ये मराठाओं से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया था, मराठा के क्षेत्रों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया था। और मुगल से मराठा जो था शिवाजी वो औरंगजेब का जो मुगल क्षेत्र था उससे भी टैक्स लेना शुरू कर दिया था। और टैक्स जो लेता था मुगलों से सबसे अधिक टैक्स लिया करता था। क्यों लिया करता था? आक्रमण ना करने के बदले, मतलब हम तुम पर आक्रमण नहीं करें, इसके बदले में हमें क्या दो? टैक्स दो। आए समझ में? इस तरह की बातें थे। और इसी वजह से औरंगजेब उसे धोखे से बुलाया मिलने के लिए, और मिलने के वजह वो क्या किया? मई 1666 में जयपुर भवन में उसे कैद कर लिया। ठीक है साहब, जयपुर भवन में ये कैद कर लिया। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा साहब, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं 2 मिनट। चलिए, शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की ही आयु में 3 अप्रैल 1680 को हो जाती है। ठीक है साहब। शिवाजी का जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान का जो प्रमुख हुआ करता था पेशवा, और पेशवा जो हुआ करता था ये प्रधानमंत्री का पद, किसका पद? प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। और जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की जो ही मृत्यु होती है तो शिवाजी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है संभाजी। कौन बनता है? संभाजी बनता है। और संभाजी की हत्या करके इसका सतेला भाई, क्योंकि शिवाजी की पत्नियां एगो थोड़े थी, समझ रहे? तो क्या बोले? 3 गो पत्नी नहीं थी साहब। हाँ, उसने लिखाए भी थे पत्नी को। तो ये संभाजी का सतेला भाई था। संभाजी का सतेला भाई था राजा राम। कौन था? राजा राम, जो सोयराबाई का बेटा था। किसका बेटा था? सोयराबाई, मतलब शिवाजी का बेटा और सोयराबाई का बेटा था ये राजा राम। और ये इसके मरने के बाद, सतेला भाई मरने के बाद, क्या ये मार ही दिया था? मरने के बाद जो है सो ये मरवा दिया था। ये ऐसे मारा तो मुगल सेनापति, लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान था उसमें, क्योंकि सतेला भाई था साहब, ठीक है ना, ये खुद बनना चाहता था। तो ये मरवा दिया और राजा कौन बन गया? शिवाजी के बाद संभाजी, और संभाजी के बाद राजा राम। ठीक है साहब, राजा राम। फिर राजा राम मुगलों के साथ लड़ते हुए मारा जाता है। तब जाकर के शिवाजी द्वितीय, इसकी पत्नी थी, कौन थी? ताराबाई। जब मुगलों सेना से लड़ते हुए मारा जाता है तब ताराबाई अपना बेटा, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, इसको क्या बना देता है? राजा बना देता है, और खुद बन जाती है संरक्षिका। चलिए, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। और संभाजी का कार्यकाल 1680 से 89 तक रहा, और मराठा शासक रहा। ये शिवाजी के पुत्र थे। इसकी हत्या मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखरब खान ने कर दी थी। संभाजी का उत्तराधिकारी राजा राम बना, जो संभाजी का क्या था? सौतेला भाई था। और ये किसका पुत्र था? सोयराबाई, मतलब इसके माँ का नाम था सोयराबाई। ठीक है साहब। चलिए, आज भर इतना ही। क्या बोले? अच्छा, 1 पेज और है। अच्छा चलिए, 1 पेज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से खींच देते हैं। चलिए, यही है ना? चलिए, संभाजी की हत्या के बाद राजा राम 1689 में मराठा का शासक बनता है। और राजा राम अपनी राजधानी को, क्योंकि रायगढ़ को कौन बनाया था राजधानी? शिवाजी। अभी तक रायगढ़ ही था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया और ले आया सतारा को। सतारा बना लिया अपनी राजधानी। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सत्ताधार। चलिए, राजा राम की मृत्यु 2 मार्च 1700 को मुगल के संघर्षों में संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए ये मारा गया। ठीक है साहब। और जब राजा राम मरा तो राजा राम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवा करके ताराबाई स्वयं वास्तविक संरक्षिका बन गई। और ताराबाई जो थी इसकी विधवा थी, मतलब इसकी पत्नी थी, किसकी? राजा राम की। और ये हो गया बेटा, तो बेटा को बना दिया शासक, क्योंकि महिला शासक बन नहीं सकती थी, तो बेटा को बना दिया। बेटा था छोटा तो अपने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है। और संभाजी के पुत्र साहू, याद रखिएगा, देखिए संभाजी मरा तो संभाजी जब मरा तो उत्तराधिकारी किसको बनना चाहिए था? संभाजी के बेटा को। लेकिन संभाजी का बेटा था साहू, इसको बनना था। लेकिन संभाजी के बेटा साहू को औरंगजेब पकड़ के रख लेता, कैद करके रख लेता। ठीक है साहब। तो इसी वजह से बन गया राजा राम। अब राजा राम जब बना तो बना कौन? शिवाजी द्वितीय। तब ये छूट करके आया साहू, ये छूट करके आया। जब ये छूट करके आया तो बोला कि हम राजा बनेंगे। हमारे बाबू था, एक तो गलती से तो हमारा बाबू बन गया है, और ऊपर से जब हम आ गए हैं तो तुम हम बनले हैं, और इतनी घइये है और राजा बनल है, तो हम बनेंगे, उत्तराधिकारी हम होंगे। ठीक है। तो ताराबाई इसके लिए मना कर दी। ताराबाई मना कर दी तो ये सौतेली माँ से लड़ गया। कौन? साहू लड़ गया। और साहू और ताराबाई के बीच में एक युद्ध होता है 1707 में, जिसको क्या बोलते हैं? खेरा का युद्ध। क्या बोलते हैं? खेरा। देखिए, पाल खेरा का युद्ध अलग है, खेरा का युद्ध अलग है। खेरा का युद्ध होता है और जिसमें साहू क्या जाता है? विजय, साहू जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद मराठा का शासक कौन बन जाता है? साहू बन जाता है। ऐसा नहीं बात है, और भी मराठा का चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग और फिर जब होगा मराठा आएगा सवाल तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए साहब, आज की सेवा इतना ही।